हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी लर्निंग की में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 6 लाइफ प्रोसेसेस। जो भी लाइफ प्रोसेस होते हैं, जो जितने भी धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है, तो चाहे वो हम देख सकते हैं या फिर अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इस तरह से बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है धरती पे, लेकिन उनको देख के कभी कभी हम जान जाते हैं कि ये लिविंग है, और कभी कभी हम देख के उसको नहीं जान पाते हैं कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग है। तो इनके बीच के डिफरेंस को हम कैसे समझेंगे? जैसे कि अगर हम मशरूम को देखें, कहीं कूड़े का ढेर हो, कचरा हो, और वहाँ पे कहीं पे सड़ी हुई लकड़ियाँ हो और वहाँ पे मशरूम ग्रो हुआ हो, तो अगर हम उसको जो लिविंग है, उसका लिविंग का जो कैरेक्टर है उसको हम नहीं जानेंगे तो हम नहीं बता सकते कि जो मशरूम है वो प्लांट है या एनिमल है या क्या है। इसी तरह से और भी बहुत सारे प्लांट्स हैं और एनिमल हैं जिनको जिनको हम देख के केवल नहीं बता सकते कि ये लाइव है या नॉट लाइव है। तो उनको लाइव और नॉट लाइव समझने के लिए हमें जो है कुछ निर्धारण करने पड़ते हैं। जैसे कुछ जगहों पे कुछ एनिमल और प्लांट को देख के तो हम जनरली डिसाइड कर लेते हैं कि कौन से लिविंग है, कौन से नॉन लिविंग है। जैसे कि प्लांट्स जो है ग्रो हो रहे हैं, ग्रीन दिख रहे हैं, कोई ह्यूमन बीइंग है या कोई एनिमल है वो चिल्ला रहा है, कहीं पे शाउटिंग कर रहा है, तो इससे तो हम समझ जाते हैं कि वो लाइव है। या फिर कोई ब्रीथ कर रहा हो, सांस ले रहा हो, तो उससे हम समझ जाते हैं कि लाइव है। लेकिन उसके बाद भी बहुत सारे ऐसे कैरेक्टर हैं प्लांट्स और एनिमल में, और बहुत सारे ऐसे प्लांट और एनिमल हैं जो जिनको कि अगर हम निर्धारण नहीं करें तो उनको देख के समझना बहुत मुश्किल हो जाएगा कि वो लाइव है कि नॉट लाइव है। तो लाइफ प्रोसेस क्या होती है उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। जो लाइफ प्रोसेस होते हैं वो जो है अपने आप ही होते हैं। इन लाइफ प्रोसेस को करने की किसी की जरूरत नहीं होती है। जैसे कि प्लांट है और एनिमल है, तो अपनी लाइफ को चलाने के लिए वो खुद से ही सारा कुछ करता है। चाहे वो एनिमल है तो वो उसको पता है कि उसको जिंदा रहने के लिए क्या क्या चीजें करनी है, और उसी तरह से अगर प्लांट है तो उसको भी पता है कि उसको अपना जीवन कैसे चलाना है। ठीक है, तो इसी तरह से हम समझ पाते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस है वो क्या क्या होती है। जैसे कि कोई भी एनिमल है, चाहे वो डॉग हो, कैट हो, हॉर्स हो, काऊ हो या ह्यूमन बीइंग हो, सबको अपने लाइफ को चलाने के लिए ब्रीथ करना होता है, सांस लेनी होती है। और दूसरी चीज जो करना होता है वो होती है फूड इनटेक। फूड इनटेक हम क्यों करते हैं? क्योंकि उससे जो है एनर्जी जनरेट होती है, और जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी से, ये जो एनर्जी जनरेट होती है उस एनर्जी से वो अपने लाइफ में जो और सारी जरूरतें हैं उनको पूरा करता है। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म है। प्लांट्स की भी बात करेंगे और एनिमल्स की भी बात करेंगे। जो प्लांट्स हैं और एनिमल्स हैं, तो अगर हम एनिमल्स को देखें तो एनिमल्स में भी बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते। ह्यूमन बीइंग की जो आई है उसका जो है अपना एक मानदंड है, और उसकी एक जो है कि लिमिटेशन है कि एक जैसे कि कोई ऑर्गेनिज्म है उससे ज्यादा सूक्ष्म को नहीं देख पाती है ह्यूमन आईज, और कोई इसी तरह से एक डिस्टेंस तक देखने की भी क्षमता है ह्यूमन आईज की, उससे वो नहीं देख सकता एक डिस्टेंस के बाद वो ह्यूमन आई से। तो यही सारी चीजें हैं जो कि प्लांट्स और एनिमल्स में होती हैं। अगर हम सिंगल सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, जैसे कि एनिमल की, जैसे कि अमीबा हो गया। अमीबा क्या है कि एक सेल का बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, और इस ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सिंगल सेल का यह बना होता है, और इसको अपने जीवन को चलाने के लिए जो जो प्रोसेस होते हैं, जैसे कि फूड का इनटेक करना हुआ, और जो वेस्ट प्रोडक्ट है बॉडी से बाहर निकालना हुआ, ब्रीथ करना हुआ, तो ये सारी चीजें सिंगल सेल
सेल जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें खुद ब खुद हो जाती है, क्योंकि वो जो है उनका सेल सिंगल है और अपने चारों तरफ के एनवायरमेंटल सराउंडिंग से वो सराउंडेड है, तो इस तरह से ये कार्य तो खुद ब खुद हो जाता है। लेकिन अगर वहीं पे अगर हम देखें कि जैसे जैसे प्लांट्स और एनिमल की बॉडी बड़ी होती जाती है, कम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है, तो वैसे वैसे जो है कि उनमें जो है ये प्रोसेस जो है करने के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स भी डेवलप हो जाते हैं। ठीक है। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में वेरियस बॉडी पार्ट जो है कि स्पेशलाइज हो जाते हैं वेरियस फंक्शन के लिए। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनमें फूड इनटेक के लिए अलग से ऑर्गन सिस्टम होता है, ऑक्सीजन के लिए अलग से ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो कम्प्लेक्स या मल्टी सेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें ये सारे प्रोसेस करने के लिए एक अलग टाइप का सिस्टम डेवलप हो जाता है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फॉर द एनर्जी जनरेशन, they create byproduct that are not only useless for the cells of the body but could even be harmful. The waste byproduct are therefore needed to be removed from the body and is तो इसी तरह से जब हम देखते हैं कि लाइफ प्रोसेस को चलाने के लिए बहुत सारे जो प्रोसेस होते हैं उन जिनसे कि एनर्जी प्रोड्यूस होती है और जो भी ऑर्गेनिज्म को चाहिए वो मिलता तो है, लेकिन कोई भी अगर हम प्रोसेस करते हैं ना तो उसके साथ साथ बाय प्रोडक्ट जो कि वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो भी बनते जाते हैं। तो जो बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं और वो जो कि हार्मफुल होते हैं उनको बॉडी से बाहर निकालना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है कि इसको हम लोग जो है समझेंगे। अब जैसे कि क्वेश्चन आंसर जो दिए हुए हैं इसको तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे, लेकिन अभी जो है हम ये कर लेते हैं न्यूट्रिशन वाला। तो अभी हम ये चैप्टर को समझ लेते हैं अच्छे से। तो हाँ, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है, अपने फ्रेंड्स में। तो न्यूट्रिशन पे अब आते हैं। न्यूट्रिशन क्या होता है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो उसमें अपने लाइफ फंक्शंस को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई भी कार है या कोई भी गाड़ी है, उसको चलने के लिए फ्यूल की आवश्यकता होती है। वो फ्यूल हम उसमें डीजल, पेट्रोल, सीएनजी, एलपीजी जिस भी रूप में डालते हैं उसी से एनर्जी प्रोड्यूस होती है और उससे वो चलता है। ठीक वैसे ही कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसको चलने के लिए, अपने लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलने के लिए, अपने जीवन को चलाने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है और ये एनर्जी प्रोड्यूस होती है फूड से। जब हम कोई भी चीज खाते हैं, फूड आउटसाइड से खाते हैं, तो वो बॉडी में जाके ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हाउ डू लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड? तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एनिमल्स है, वो कैसे अपने फूड को लेते हैं। तो उनको जो जनरल रिक्वायरमेंट होती है एनर्जी की, एंड मटेरियल इज कॉमन इन ऑल द ऑर्गेनिज्म बट इट इज बी फुलफिल्ड बाय डिफरेंट वे। सम ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल फूड मटेरियल ऑब्टेन फ्रॉम द इनऑर्गेनिक सोर्सेज इन द फॉर्म ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जैसे कि कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होते हैं जैसे कुछ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जो है अपने जीवन को चलाने के लिए जो एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं उसको एटमॉस्फेयर से, अपने सराउंडिंग से CO2 और H2O के फॉर्म में ले लेते हैं। इन ऑर्गेनिज्म को हम लोग ऑटोट्रॉफ्स करते हैं। इंक्लूड्स इनमें कौन कौन से आते हैं? ग्रीन प्लांट्स और सम बैक्टीरिया आते हैं। और अदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो यूटिलाइज करते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को, और ये जो सब्सटेंस होते हैं कम्प्लेक्स सब्सटेंस हैव टू बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर वंस। तो यहाँ पे हम लोग समझ गए कि जो प्लांट्स होते हैं और बैक्टीरिया होते हैं वो अपने फूड को कैसे लेते हैं? बाहर के एटमॉस्फेयर में जो CO2 है, एनर्जी और सनलाइट है और O2 है, उसको वो डायरेक्ट ले पाते हैं
और अपने जीवन को चलाने के लिए जो भी फंक्शन होते हैं उसको मेंटेन करते हैं। लेकिन जो दूसरे ऑर्गेनिज्म हैं जैसे कि एनिमल्स हो गए, तो वो जो है कम्प्लेक्स रूप में सब्सटेंसेस को लेते हैं और उनके बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं जहाँ पे उसको ब्रेक डाउन किया जाता है और वहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। टू अचीव दिस, इसको अचीव करने के लिए ऑर्गेनिज्म जो होते हैं बायोकैटलिस्ट का भी यूज करते हैं। इनको हम एंजाइम कहते हैं। जैसे कोई भी रिएक्शन बॉडी में हो रही होती है तो वो जो है बहुत स्लो हो रही होती है और उसको तेज करने के लिए वहां पे एंजाइम्स की जरूरत पड़ती है। जैसे कि अगर हम कोई फूड को पका रहे हैं और उसको जैसे कि एक टेम्परेचर पे पका रहे हैं तो उसको बहुत देर लगेगी पकने में। अगर उसमें हम कोई एंजाइम कैटलिस्ट के रूप में ऐड कर देते हैं तो वो जल्दी पक जाता है। ठीक ऐसे ही एक प्रोसेस होता है, मतलब ठीक ऐसे ही एक सब्सटेंस होता है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट को हम एंजाइम बोलते हैं। ये एंजाइम जो होता है क्या करता है, ये जो बायोकैटलिस्ट है जिसको कि हम एंजाइम बोलते हैं, ये एंजाइम क्या करता है कि जितने भी लाइफ को चलाने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होते हैं और इन प्रोसेस को जो कि स्लो होते हैं उनको तेज कर दिया जाता है इन एंजाइम्स की सहायता से। हेटेरोट्रॉफ्स जो होते हैं वो अपने सर्वाइवल के लिए डिपेंड करते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स ऑर्गेनिज्म में क्या क्या आते हैं, एनिमल्स और फंगाई आते हैं। तो अब हमने देख लिया कि धरती पे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें लाइफ प्रोसेस चलती रहती है। ये लाइफ प्रोसेस क्या क्या होते हैं जैसे, और ये लाइफ प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है वो कहाँ से आती है, तो न्यूट्रिशन से उनके अंदर एनर्जी आती है। ठीक है, अब ये न्यूट्रिशन पे जब हम जाते हैं तो ये न्यूट्रिशन दो तरह का है, जैसे कि प्लांट्स और बैक्टीरिया है। ये जो है अपने एटमॉस्फेयर में जहाँ रहते हैं वहां से ये CO2 O2 ले सकते हैं और खुद से अपने लिए फूड बना सकते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी बना सकते हैं। तो इसलिए इनको हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। हेटेरोट्रॉफ्स हम उनको कहते हैं जो प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं वो फुलफिल करते हैं अपने रिक्वायरमेंट को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा। और ये जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है इसमें CO2 और H2O की हेल्प से, सनलाइट की एनर्जी से और क्लोरोफिल की मदद से यहाँ पे जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और यह जो है जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है जैसे कि कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन और फैट्स, ये सारी की सारी चीजें इसी से बनती जाती हैं। और यह प्रोसेस जो होता है प्लांट्स में होता है। यहाँ पे आप ये रिएक्शन देख सकते हैं कि 6 CO2 12 H2O मिलके क्लोरोफिल जो प्लांट्स के अंदर होता है सनलाइट की प्रेजेंस में ग्लूकोज और ऑक्सीजन और H2O बनाते हैं। लेट अस नाउ सी व्हाट एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस। द फॉलोइंग इवेंट अकर ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लीफ जो है उसका हमने ट्रांसवर्स सेक्शन किया है और उस सेक्शन को जो है कि जूम करके बड़ा करके दिखाया गया है कि एक्चुअली इसमें होता क्या है। तो यहाँ पे जो है कि लीफ लैमिना है, मिडरिब होती है बीच में और मिडरिब में ही होते हैं फ्लोएम और जाइलम वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। और यहाँ पे वेक्सिक्यूटिकल होता है जो कि लीफ को बाहर के लाइट और एयर से बचाता है। अपर एपिडर्मिस होता है, लोअर एपिडर्मिस होता है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी होता है। इस प्रोसेस में क्या क्या होता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है क्लोरोफिल के द्वारा और इस लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में इस कन्वर्ट किया जाता है और यहाँ पे वाटर की स्प्लिटिंग होती है हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है कार्बोहाइड्रेट्स में। ये जो है स्टेप्स होते हैं नीड नॉट टेक प्लेस वन आफ्टर द अदर इमीडिएटली। जैसे कि फॉर एग्जांपल डेजर्ट प्लांट में जो है टेक अप कार्बन डाइऑक्साइड मीन्स कि जो डेजर्ट होता है वहां पे जो प्लांट होते हैं वो अपने एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को नाइट के टाइम पे लेते हैं एंड प्रिपेयर एन इंटरमीडिएट और उससे एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट को बनाते हैं विच इज एक्सेप्टेड अपॉन बाय द एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। और यह जो है एक्टेड
एक्टेड अपॉन बाय एनर्जी, और यह जो है एनर्जी के द्वारा वर्क किया जाता है बाय द क्लोरोफिल ड्यूरिंग द डे। तो रात के टाइम पे जो है प्लांट्स, डेजर्ट प्लांट रात के टाइम पे CO2 अपने एटमॉस्फेयर से ले लेते हैं और इस CO2 को एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बना के रखते हैं और डे टाइम में क्लोरोफिल की मदद से इसको ग्लूकोज में कन्वर्ट करते हैं। If you carefully observe a cross section of the leaf under the microscope, जब हम किसी भी लीफ को ट्रांसवर्स सेक्शन करते हैं और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो हम वहाँ पे क्या कर देखते हैं कि उसमें ग्रीन ग्रीन डॉट्स होते हैं। ये जो ग्रीन डॉट्स होती है ऑर्गेनेली कहलाती है, जिनको हम क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, और इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही एक कंपाउंड होता है जिसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है, इसको आप करके दे सकते हैं, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे नाउ लेट अस स्टडी हाउ द प्लांट ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है प्लांट्स में, वो CO2 लेते हैं, H2O लेते हैं और उनकी मदद से जो है कि ग्लूकोज बनाते हैं। तो यहाँ पे जो प्लांट होते हैं, प्लांट्स के अंदर लीफ होती है, लीफ के अंदर जो है छोटे छोटे पोर्स होते हैं जिनको कि हम स्टोमेटा कहते हैं। तो जो प्लांट्स होते हैं उनको अपना फूड बनाने के लिए CO2 और H2O और एनर्जी चाहिए होती है, या सनलाइट जो चाहिए होती है, वो किस तरह से इनको प्राप्त होती है। प्लांट्स के अंदर वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं जिनके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट्स लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये छोटे छोटे टिनी पोर्स होते हैं। सरफेस ऑफ लीव्स पे मैसिव अमाउंट ऑफ गैसेस एक्सचेंज होता है इन लीव्स में थ्रू दिस पोर फॉर द पर्पज ऑफ फोटोसिंथेसिस, बट इट इज इम्पोर्टेंट टू नोट हियर दैट एक्सचेंज ऑफ गैसेस अकर अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स एज वेल। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गैसेस का एक्सचेंज होता है वो होता है अक्रॉस द सरफेस ऑफ स्टेम और रूट और लीव्स पे, ठीक है। तो जो प्लांट होते हैं उनके स्टेम, रूट और लीफ पे बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं और इनके थ्रू जो है गैसेस एक्सचेंज होता है। सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा, और इन स्टोमेटास के थ्रू लार्ज अमाउंट ऑफ जो वाटर होता है वो भी लॉस्ट होता है। द प्लांट क्लोज दीज पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस। और ये जो प्लांट्स होते हैं इनमें ये जो पोर होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, ये जो है अपनी आवश्यकता के अनुसार खुलते और बंद होते हैं। जब इनको जरूरत होती है CO2 की, तब ये पोर्स इनके खुल जाते हैं, और जब इनको जरूरत नहीं होती है तब ये जो पोर्स है स्टोमेटा ये बंद हो जाते हैं। When it does not need carbon dioxide for photosynthesis, the opening and closing of the pore is a function of the guard cell। और ये जो पोर होते हैं, ओपन और क्लोज होते हैं, ये कैसे होता है? यह जो है गार्ड सेल्स से बने होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं फिगर में, यहाँ पे जो बनाया हुआ है इस फिगर में दिखाया गया है, यह जो येलो कलर की ये गार्ड सेल्स होती है, और इनके अंदर जो है गार्ड सेल्स के अंदर जो है कि क्लोरोप्लास्ट होते हैं, और यह जो है यह जो सेल्स होती है ये बीन शेप्ड होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। और इस स्टोमेटा के थ्रू क्या क्या कार्य होते हैं? इन स्टोमेटा के थ्रू गैसेस का एक्सचेंज होता है, CO2 को लिया जाता है प्लांट्स के द्वारा और O2 को छोड़ दिया जाता है। मीन्स कि कार्बन डाइऑक्साइड को प्लांट अपने अंदर ले लेते हैं और ऑक्सीजन को अपने अंदर से बाहर छोड़ते हैं इन पोर्स के द्वारा। इन पोर्स के द्वारा और भी कुछ कार्य होते हैं, जैसे कि सिंस लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर कैन आल्सो बी लॉस्ट थ्रू दिस स्टोमेटा। इन स्टोमेटास के थ्रू बहुत सारे वाटर भी लॉस होते हैं। द प्लांट क्लोज दिस पोर्स व्हेन इट डज नॉट नीड कार्बन डाइऑक्साइड। जब प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है तो ये अपने पोर्स को बंद कर लेते हैं। ओपनिंग और क्लोजिंग जो होती है पोर्स की, ये फंक्शन होता है गार्ड सेल्स का। गार्ड सेल्स swell when whatever flow into them, causing the stomata pore to open. Similarly, the pore close if the guard cell shrink. जब गार्ड सेल श्रिंक हो जाती है तो स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, और जब गार्ड सेल्स
टर्जिड रहती है तो स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट सेटअप किया गया था विद द पोटेशियम हाइड्रोक्साइड विदाउट पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इस एक्टिविटी से या फिर इस एक्सपेरिमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यहाँ पे रहेगा तो यहाँ पे CO2 बनता है और प्लांट्स उसको ले पाता है। तो वाच ग्लास कंटेनिंग पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है एक जार के अंदर और दूसरे जार के अंदर नहीं है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। 2 पार्ट लिए गए हैं 2 प्लांट के और इनको जो है डार्क रूम में रखा गया है 3 दिन के लिए। और उसके बाद नाउ प्लेस इच प्लांट ऑन द सेपरेट ग्लास प्लेट्स। और अब जो है हम इनको ग्लास प्लेट पे रखेंगे। प्लेस ए watch glass containing potassium hydroxide by the side of the plant. The potassium hydroxide is used to absorb carbon dioxide. यह जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है यह एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड को। कवर बोथ प्लांट विथ सेपरेट बेल जार एंड तो जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा तो प्लांट जो है अपना फूड नहीं बना पाएगा। तो इस तरह से अगर जब हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को एक वाच ग्लास में रख के ये बेल जार जो ग्लास जार होता है इसे ढक देंगे तो क्या होगा कि बॉटम को भी हम सील कर देते हैं, ठीक है, एयर टाइट कर देते हैं। और इसके बाद हम प्लांट्स को जो है कि सनलाइट में रखते हैं। अब उसके बाद हम जो है प्लांट्स की लीफ को 2 घंटे के लिए रखते हैं। उसके बाद हम प्लांट की लीफ को तोड़ते हैं और चेक करते हैं प्रेजेंस ऑफ स्टार्च के लिए, ठीक है। तो क्या दोनों ही प्लांट में हमें सेम स्टार्च मींस की स्टार्च का प्रेजेंस फील होगा या नहीं। व्हाट कैन यू कंक्लूड फ्रॉम दिस एक्टिविटी। तो जब हम जिस प्लांट की लीफ मींस की जिस प्लांट के जार में हमने पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रखा है वहां पे CO2 तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। और जब CO2 एब्जॉर्ब हो जाएगा तो इस वाले जार में जो प्लांट है वहां पे हमें जब हम टेस्ट करेंगे उसकी लीफ को तोड़ के स्टार्च के लिए तो हमें स्टार्च की प्रेजेंस में नहीं मिलेगी और दूसरे वाले प्लांट में मिल जाएगी। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द हाउ ऑटोट्रॉप्स। तो इसलिए हम बात कर रहे थे कि किस तरह से ऑटोट्रॉप्स जो है किस किस गैसेस की मदद से और किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं। अब नेक्स्ट हम जो बात करेंगे वो है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन की। जो हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन होता है इसमें जो है ऑर्गेनिज्म जो है एडाप्टेड होता है तो अपने एनवायरनमेंट से। और वो जो है फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन वो जो होता है उसका डिफरेंट काइंड ऑफ द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन होता है। अवेलेबिलिटी ऑफ फूड मटेरियल एज वेल एज हाउ इट इज ऑब्टेन बाय द ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे अगर हम एग्जांपल देखें वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे कि कभी कभी फूड सोर्स जो होता है वो स्टेशनरी होता है जैसे कि प्लांट और ग्रासेस हो गए या फिर जैसे कि डियर हो गया, ये मोबाइल हो गए। जैसे तो ग्रास जो है किसका किसका फूड सोर्स हो सकता है। जितने भी हार्बीवोरस एनिमल्स हैं उनका जो जितने भी हार्बीवोरस एनिमल हैं उनका जो फूड सोर्स होता है वो ग्रास होता है। जबकि जितने भी मोबाइल जैसे कि कार्निवोरस एनिमल हो गए तो कार्निवोरस एनिमल का फूड क्या हो गया, दूसरे छोटे एनिमल्स हो गए। और ये एनिमल्स जो होते हैं मोबाइल होते हैं तो इसलिए जब एनिमल से मूव करते रहेंगे तो दूसरे एनिमल जो इनको खाते हैं वो भी मूव करेंगे। तो इस तरह से जो है कि एनिमल्स जो है जिस तरह का उनका फूड होता है उस फूड के लिए वो चारों तरफ मूव करते हैं इन द एसेस ऑफ फूड। तो जैसे अगर हम लायन की बात करें तो लायन जो है अपने फूड को एसेस करने के लिए डिफरेंट जगहों पे घूमता है। और देयर इज a range of strategy by which the food is taken in and used by the organism। बहुत सारी स्ट्रेटजी है जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने फूड को इंटेक करता है। कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो यहाँ पे हम फंगाई का एग्जांपल ले लेते हैं। ये फंगाई जो होता है अपने फूड मटेरियल को अपनी बॉडी के अंदर नहीं लेता है, ये बाहर ही उसको जो है ब्रेक डाउन कर देता है
और जितनी भी फंगाई और मोल्ड्स होते हैं ये अपने फूड मटेरियल को बाहर ही डिकम्पोज करके उसी से जो है कि अपना फूड लेते हैं, जैसे ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। Other take in whole material and break it down inside their body. What can be taken in and broken down depend on the body design and the functioning. Some other organisms derive nutrition from the plant or animals without killing them. This parasitic nutritive strategy is used by a wide variety of organisms like the cuscuta, tick, lice, leeches and tapeworms. तो बहुत सारे प्लांट्स भी होते हैं जो कि सेमी पैरासाइट या फुल पैरासाइट होते हैं या कंप्लीट पैरासाइट होते हैं जो कि दूसरे प्लांट्स पे ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। तो जो भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो अपने फूड को कैसे प्राप्त करते हैं, यहाँ पे हम ये चीज देखेंगे। तो सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन्ड डिफर, जिस भी तरीके से ये अपना फूड लेते हैं इनका तरीका अलग अलग हो सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है डिफरेंट होता है वेरियस ऑर्गेनिज्म में। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं फूड में बी टेकन इन बाय देयर इंटायर सरफेस। जितने भी सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जैसे कि अमीबा हो गया, तो ये अपना फूड जो है कि अपनी बॉडी की सरफेस से ही ले लेता है। बट एज द कम्प्लेक्सिटी ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, लेकिन जैसे जैसे कि ऑर्गेनिज्म की बॉडी की कम्प्लेक्सिटी इंक्रीज हो जाती है, डिफरेंट पार्ट बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शन। तो ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट जो बॉडी पार्ट होते हैं स्पेशलाइज हो जाते हैं उन फंक्शन के लिए। जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे देखें तो अमीबा हो गया। अमीबा अपना फूड इंटेक करता है, उसके लिए वो टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन करता है अपने बॉडी सरफेस का, विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल, जो कि फूड पार्टिकल के ऊपर जाके फ्यूज हो जाते हैं। Inside the food vacuole, complex substances are broken down into the simpler one, which then diffuse into the cytoplasm. जो remaining undigested material होता है वो मूव कर जाता है बॉडी से आउटसाइड या फिर थ्रो आउट कर दिया जाता है। पैरामीशियम में देखते हैं यह भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। सेल का एक डिफिनेट शेप होता है और फूड इज टेकन बाय इन ए स्पेसिफिक स्पॉट, मीन्स कि उसकी बॉडी जो होती है उसका शेप निर्धारित होता है, जबकि वो भी सिंगल सेलुलर है लेकिन उसकी बॉडी में एक स्पेसिफिक स्पॉट होता है, एक पॉइंट होता है। फूड इज मूव्ड टू दिस स्पॉट बाय मूवमेंट ऑफ सिलिया विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग अपना न्यूट्रिशन कैसे करते हैं, आपको पता है कि ह्यूमन बीइंग में एलिमेंट्री कैनाल होता है और बेसिकली ये लॉन्ग ट्यूब होता है, एक्सटेंड करता है फ्रॉम माउथ टू द एनस। और वी कैन सी दैट द ट्यूब हैज डिफरेंट पार्ट्स। इस ट्यूब में डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। और इस जो एलिमेंट्री कैनाल होती है इसमें जो है वेरियस फंक्शन के लिए यह जो है एडजस्ट होते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये तो एक्टिविटी हो गई कि ह्यूमन बीइंग का जो न्यूट्रिशन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल के थ्रू होता है। तो एलिमेंट्री कैनाल जो है किस किस तरह से बना होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग का एलिमेंट्री कैनाल होता है अब वो किस किस पार्ट से मिलके बना होता है। तो यहाँ पे यह स्ट्रक्चर जो है एग्जाम्स में पूछा जाता है, इसको देख मीन्स कि इसको बनाने आना चाहिए। इसको 2-4 बार अगर प्रैक्टिस करते हैं तो इसको हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे टंग हो गया, माउथ हो गया, बुकल कैविटी हो गई, और ये ओइसोफेगस हो गया, डायफ्राम, ये तो एक बॉडी का ये होता है। डायफ्राम एक डिवीजन होता है, ये चेस्ट का रीजन हो जाता है और यह जो है डायफ्राम के नीचे स्टमक का रीजन हो जाता है या फिर एब्डोमेन का। तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल है वो शुरू होता है माउथ से। माउथ में जैसे अंदर जाते हैं यहाँ पे टंग होती है ये, और यहाँ पे टंग होती है और ये बुकल कैविटी एक कैविटी होती है छोटी सी। और उसके बाद यहाँ से ईसोफेगस जो है एक पाइप के लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पे आके एक चौड़े स्ट्रक्चर में खुलता है। इस स्ट्रक्चर को हम लोग स्टमक कहते हैं और यह स्टमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो है कनेक्ट हो जाती है लार्ज इंटेस्टाइन से। यहाँ पे हम स्टमक से देखते हैं कि 2 चीजें कनेक्ट होती हैं, एक तो लीवर और दूसरा है
पैंक्रियाज। तो लीवर और पैंक्रियाज जो है कि दो ग्लैंड्स होती हैं जिनसे कि बहुत सारे एंजाइम्स रिलीज होते हैं। जो भी हम फूड इंटर खाते हैं उस फूड को पचाने में एंजाइम्स का बहुत बड़ा रोल होता है, और वो एंजाइम्स जो है इसी से हमारे इन्हीं मीन्स की इन्हीं ग्लैंड से सिक्रीट होती है, हमारे स्टमक में जाती है। तो डाइजेशन इन स्टमक इज टेकन केयर ऑफ बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि ह्यूमन में न्यूट्रिशन कैसे होता है। उसके लिए एलिमेंट्री कैनाल होता है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ कैविटी से, माउथ से शुरू होता है, एनस पे जाके एंड होता है। इस बीच में क्या क्या स्ट्रक्चर होते हैं आपने देख लिया। उसके बाद अगर हम डाइजेशन की बात करते हैं तो स्टमक में भी ग्लैंड्स होती हैं, माउथ में भी थोड़ी बहुत एंजाइम रिलीज होती है। तो इस तरह से डाइजेशन इन स्टमक जो होता है वो टेक प्लेस होता है इन द प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स भी होती हैं जो कि एंजाइम रिलीज करती हैं। ठीक है, स्टमक में भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन एंड म्यूकस। तो जो स्टमक होता है इसमें जो एंजाइम्स होती हैं पेप्सिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये सारे रिलीज होते हैं। स्टमक में म्यूकस भी रिलीज होते हैं। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है क्रिएट्स एन एसिडिक मीडियम। तो यह स्टमक में एक एसिडिक मीडियम को क्रिएट करता है जो कि फैसिलिटेट करता है द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। और इस तरह से जो है पेप्सिन कार्य करता है प्रोटीन्स पे। द फंक्शन डू यू थिंक इज सर्व्ड बाय द एसिड। द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर द नॉर्मल कंडीशन। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि तो इस तरह से स्टमक में, स्मॉल इंटेस्टाइन में और लार्ज इंटेस्टाइन में होते हुए हमारा पूरा का पूरा डाइजेशन जब हो जाता है और होने के बाद उसमें स्टमक की जो वाल होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन की जो वाल होती है वहां से एब्जॉर्प्शन हो जाता है फूड का। और उसके बाद जो है जो बेकार का वेस्ट बचता है उसका जो है एनस के द्वारा उसको रिलीज कर दिया जाता है। फ्रॉम द स्टमक द फूड नाउ इंटर द स्टमक। यहाँ पे दिया गया है कि फूड जो है माउथ से जाता है स्टमक तक, स्टमक में डाइजेशन शुरू हो जाता है। फिर किस तरह से यह जो है एलिमेंट्री कैनाल के वेरियस पार्ट में मूव करता है। तो हम देख रहे हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जाते जाते कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट का। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है लीवर का सिक्रीशन होता है और पैंक्रियाज का। और फूड जो है कमिंग फ्रॉम द स्टमक इज एसिडिक एंड हैज टू बी मेक एल्कलाइन फॉर द पैंक्रियाटिक एंजाइम टू इट। तो बाइल जूस जो होता है फ्रॉम द लीवर accomplishes this in addition to acting on fats are present in the intestine in the form of large globule which make difficult for enzyme to act on them. The pancreas secrete pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digesting protein and lipase for breaking down emulsified fat. The wall of the small intestine contain glands which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein to amino acid complex, carbohydrate into glucose and fats into the fatty acid and glycerol. Digestion जो digested food होता है ये taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has numerous finger-like प्रोजेक्शंस। तो जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसमें बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जिनको हम विली कहते हैं, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया, जो कि सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं एब्जॉर्प्शन के लिए। द विली आर रिचली सप्लाई, जो विली होते हैं उनमें ब्लड सप्लाई बहुत ज्यादा होती है और इसलिए वो जो है फूड को बहुत आराम से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। where it is utilized for obtaining energy and the building of new tissue and repair of the old tissue. तो हमारी जो इंटेस्टाइन होती है वहाँ पे जो है कि वो जो है स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वहाँ पे नए नए टिश्यूज बनते हैं और ओल्ड को रिपेयर किया जाता है और एनर्जी भी प्राप्त होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड्स का एब्जॉर्प्शन हो जाता है। जो अनएब्जॉर्ब फूड होता है उसको सेंड कर दिया जाता है लार्ज इंटेस्टाइन में,
where its walls absorb more water from this material. The rest of the material is removed from the body via the anus. The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter. अब डेंटल कैरीज क्या होती हैं? डेंटल कैरीज को हम लोग टूथ डिके भी कहते हैं, और ये क्यों होता है? सॉफ्टनिंग ऑफ द एनेमल एंड डेंटाइन. इट बिगिंस व्हेन बैक्टीरिया एक्टिंग ऑन शुगर प्रोड्यूस एसिड दैट सॉफ्टन demineralize the enamel. Masses of bacterial cells together with the food particles stick to the teeth to form the dental plug. Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as plug covers the teeth. Brushing the teeth after eating removes the plug before the bacteria produce acid. If untreated, microorganism may invade the pulp causing inflammation and infection. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रेस्पिरेशन के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है. एक्सपेरिमेंट को तो हम लोग बाद में देखेंगे. यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जैसे कि ग्लूकोज हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तो जब वो एब्जॉर्ब होके साइटोप्लाज्म में जाता है तो वहां पे इसका ब्रेकडाउन होता है. पहले तो ग्लूकोज का पायरुवेट में ब्रेकडाउन होता है. एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है तो यहाँ पे इथेनॉल. तो यहाँ पे क्या बन रहा है? इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी बन रहा है. और यहाँ पे एब्सेंस है, यहाँ पे लैक ऑफ ऑक्सीजन है तो लैक्टिक एसिड बन रहा है. लैक मीन्स कि थोड़ा रहेगा थोड़ा नहीं रहेगा. प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी बनता है. तो इस तरह से फूड का डाइजेशन हो गया एलिमेंट्री कैनाल में, और ये स्मॉल इंटेस्टाइन से जो फूड एब्जॉर्ब हो जाता है वो सेल्स में जाता है. सेल्स में उसका ब्रेकडाउन होता है, और ब्रेकडाउन होने के बाद एनर्जी रिलीज होती है, और इस एनर्जी से हम जो है अपने लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने भी फंक्शन होते हैं इनको हम करते हैं. तो जो सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसमें जो प्रोसेस होता है ब्रेकडाउन का, उसको हम सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं. यह जो सेलुलर रेस्पिरेशन होता है सेल के अंदर होता है, इसलिए हम इसको सेलुलर कहते हैं. और रेस्पिरेशन इसलिए कि इसमें जो है एनर्जी रिलीज होती है. तो यहाँ पे हमने देख लिया. अब जो है एनर्जी जो रिलीज होती है ह्यूमन बॉडी में, जैसे कि करेंसी हमारे बाहर आउटसाइड बाहर की दुनिया का एक करेंसी जो है कि एनर्जी है, उसी तरह से एटीपी जो होती है एक एनर्जी होती है जो कि हमारी बॉडी के अंदर होती है. सिंस द एरोबिक रेस्पिरेशन पाथवे डिपेंड ऑन ऑक्सीजन, एरोबिक ऑर्गेनिज्म नीड टू इंश्योर दैट देयर इज सफिशिएंट इनटेक ऑफ ऑक्सीजन. वी हैव सीन दैट प्लांट्स एक्सचेंज gases through stomata and the large intercellular spaces ensure that all cells are in contact with air. Carbon dioxide and oxygen are exchanged by diffusion here. They can go into उसके बाद ये जो है चले जाते हैं, सेल्स आर अवे फ्रॉम देम एंड आउट इनटू द एयर. द डायरेक्शन ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशन एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्लांट. नाइट के टाइम पे क्या होता है? व्हेन देयर इज नो फोटोसिंथेसिस. नाइट टाइम पे जब फोटोसिंथेसिस नहीं होता है तो CO2 जो है एलिमिनेशन हो जाता है. इन इज द मेजर एक्सचेंज एक्टिविटी गोइंग ऑन ड्यूरिंग द डे. CO2 जनरेट ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन is used for photosynthesis. Hence, there is no CO2 release. Instead, oxygen release is the major event at this time. Animals have evolved different organ for the uptake of oxygen. Animal जो होते हैं उनमें different organs का development हो गया है for the uptake of oxygen from the environment and for getting rid of the carbon dioxide produced. Terrestrial animal can breathe the oxygen in the atmosphere. जो terrestrial organism होते हैं वो breathe कर सकते हैं ऑक्सीजन में एटमॉस्फेयर में. बट जो एनिमल्स होते हैं जो कि वाटर में रहते हैं वो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन को ही लेते हैं. तो जो अमाउंट होता है डिजॉल्व ऑक्सीजन का वो कंपेयर
देखा जाए अगर एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन से तो वो कम होता है, इसलिए रेट जो होती है ब्रीदिंग की एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। अगर हम एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म को देखें तो उनमें रेट ऑफ जो ब्रीदिंग होती है बहुत फास्ट होती है देन कंपैरिजन टू टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म। फिशेस टेक इन वाटर थ्रू दियर माउथ, फिश जो होती है अपने माउथ से वाटर को लेती है, ठीक है। फिश जो होती है वाटर को अपने माउथ से लेती है एंड फोर्स इज past the gill where the dissolved oxygen is taken up by the blood। जो टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म होते हैं यूज करते हैं ऑक्सीजन को जो कि एटमॉस्फेयर में होता है रेस्पिरेशन के लिए। दिस ऑक्सीजन इज एब्जॉर्ब बाय डिफरेंट ऑर्गन, यह जो ऑक्सीजन होता है एब्जॉर्ब कर लिया जाता है डिफरेंट ऑर्गन में इन द डिफरेंट एनिमल। ऑल दीज ऑर्गन्स हैव ए स्ट्रक्चर, इन सारे ऑर्गन में एक स्ट्रक्चर होता है जो कि इंक्रीज करता है सरफेस एरिया विच इज इन कांटेक्ट विथ ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर, जो कि ऑक्सीजन रिच एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में है। सिंस द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड हैज नॉट टेक्स प्लेस अक्रॉस दिस सरफेस, जैसा कि पता है हम लोगों को कि जो एक्सचेंज होता है ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड का वो टेक प्लेस नहीं होता है दिस सरफेस से। दिस सरफेस इज वेरी फाइन एंड डेलिकेट, इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट दिस सरफेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड विद इन द बॉडी, सो देयर हैव टू बी पैसेज दैट विल टेक एयर to this area. In addition, there is a mechanism for moving the air in and out of this area where the oxygen is absorbed. Human being में जो होता है air is taken into body through the nostril, तो जो है कि human being में air कैसे लिया जाता है, जो नोज होती है इससे हम सांसें लेते हैं, एयर जो है पास होती है और फिल्टर कर दी जाती है जो हमारे नोस्ट्रिल में छोटे छोटे हेयर्स होते हैं और लाइन होती है जिसे पास करते हैं और यह जो है और उसके बाद थ्रोट से पास करते हुए एयर जो है लंग्स को जाती है। यहाँ पे रिंग्स ऑफ कार्टिलेज आर प्रेजेंट इन द थ्रोट। In the throat, these ensure that their passage does not collapse। यहाँ पे ये देखा जाता है कि एयर पैसेज जो है वो कोलैप्स ना हो। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है मीन्स कि एयर का जो इनटेक और आउटटेक होता है, मीन्स कि जो हम इंस्पायर करते हैं एक्सपायर करते हैं, मीन्स कि जो सांस लेते हैं और छोड़ते हैं उसके लिए हमारी बॉडी में किस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ह्यूमन का रेस्पिरेटरी सिस्टम का फिगर यहाँ पे दिया गया है, ये आप देख सकते हैं कि नॉस्ट्रिल से ये शुरू होता है, यहाँ पे नॉस्ट्रिल से शुरू होता है, नेजल पैसेज होता है, यहाँ से ये जाता है ट्रैकिया में, इसी रास्ते में लैरिंग्स होता है जो कि साउंड के लिए ऑर्गन होता है, फेरिंग्स एक क्रॉस होता है जहाँ पे कि माउथ की कैविटी माउथ पाइप जो है या जो इसोफेगस है वो क्रॉस करता है ट्रैकिया को और यहाँ पे लैरिंग्स होता है। उसके बाद यह ट्रैकिया जो है जाके चेस्ट में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है और हमारी बॉडी में जो दो लंग होते हैं उनमें जाकर यह जो है अटैच होता है और यहाँ पे देख सकते हैं कि जाके ये छोटे छोटे ब्रांचेज में डिवाइड हो जाता है और इस तरह से ये स्ट्रक्चर कुछ होता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि लंग के अंदर विद इन द लंग द पैसेज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर एंड स्मॉलर ट्यूब्स। तो जब ये लंग के अंदर जब ये यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ब्रेंकियोल्स, ब्रेंकियाई और एल्वियोलर सैक, पहले यह ट्रैकिया से ब्रेंकिया बनता है, ब्रेंकिया से ब्रेंकियोल्स और ब्रेंकियोल से एल्वियोलर सैक्स बन जाते हैं। ब्रेंकाई, ब्रेंकियोल्स और एल्वियोलर सैक जो ये बन जाते हैं। एल्वियोलर सैक जो होती है बैलून लाइक छोटी छोटी या ग्रेप्स लाइक छोटी छोटी स्ट्रक्चर होती है जिनके अंदर जो है कि एयर भरा होता है। उसको द एल्वियोलाई प्रोवाइड ए सरफेस, जो एल्वियोलाई होती है वो सरफेस प्रोवाइड करती है जहाँ पे गैसेस का एक्सचेंज होता है
Wall of the alveoli contain an extensive network of the blood vessel। जो alveoli की wall होती है उसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में blood vessels होती है, जो कि बहुत ही फाइन कैपिलरीज टाइप की पतली पतली वेसल्स होती हैं। जब हम सांस अंदर लेते हैं तो हमारी रिब्स जो होती है वो ऊपर उठती है और फ्लैट, और डायफ्राम जो है फ्लैट हो जाता है एंड चेस्ट कैविटी जो है बढ़ जाती है। लेकिन जैसे ही हम सांस को बाहर छोड़ते हैं वैसे ही हमारी चेस्ट कैविटी जो है वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती है, मीन्स की सिकुड़ जाती है। और जो होता है कि ऑक्सीजन जो होता है हमारे एल्वियोलाई में जो एयर होता है जिसमें कि ऑक्सीजन होता है वो ब्लड्स में चला जाता है, और जो है कि यहाँ से alveolar blood vessel to be transport to all the cells in the body। अब यहाँ से एयर में जो ऑक्सीजन होती है वो ब्लड वेसल्स में जाती है। ब्लड वेसल्स से यह जो ऑक्सीजन है यह ट्रांसपोर्ट की जाती है हमारे बॉडी के डिफरेंट सेल्स तक। तो during the breathing cycle, when air is taken in and let out, the lungs always contain a residual volume। इस दौरान जब हम एयर को मीन्स की सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, इस दौरान क्या होता है कि हमारी जो लंग्स होती है उनमें हमेशा एक जो है रेजिडुअल वॉल्यूम मीन्स की एक जो रिजर्व एयर की वॉल्यूम होती है वो हमेशा प्रेजेंट होती है। एंड देयर इज द सफिशिएंट time for oxygen to be absorbed and for the carbon dioxide to be released। अब यहाँ पे हम देखेंगे when the body size of animal is large, जब एनिमल की बॉडी साइज बड़ी होती है तो डिफ्यूजन जो प्रेशर होता है alone cannot take care of oxygen delivery to all parts of the body। Instead respiratory pigment take up oxygen from the air in the lungs and carry it to tissue which are deficient in oxygen before releasing it। In human being में क्या होता है, जो respiratory pigment होते हैं ये हीमोग्लोबिन होते हैं which has a very high affinity for oxygen। तो ह्यूमन बीइंग में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होते हैं वो हीमोग्लोबिन होते हैं और उनमें ऑक्सीजन के लिए बहुत ही ज्यादा एफिनिटी होती है, वो ऑक्सीजन से बाइंड कर लेते हैं और बाइंड करके क्या करते हैं कि this pigment is present in the red blood corpuscles। Carbon dioxide is more soluble in water than oxygen in and hence is mostly transported in the dissolved form in our blood। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से बाइंड कर लेता है क्योंकि हीमोग्लोबिन की एफिनिटी होती है ज्यादा ऑक्सीजन के लिए, और CO2 हमारी बॉडी से बाहर जो है ब्लड के थ्रू ही किया जाता है। लेकिन यहाँ पे जो है जो ब्लड में हमारे वाटर प्रेजेंट होता है तो CO2 की एफिनिटी होती है वाटर में डिजॉल्व होने की, तो डिजॉल्व होके वाटर में ब्लड के वाटर में वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है आउटसाइड द बॉडी। अब यहाँ पे हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन जैसे कि होता है, जैसे कि अगर हम एनिमल्स की अभी बात कर रहे हैं तो एनिमल्स में जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो किस तरह से होता है, जैसे कि हम सांस लेते हैं तो जो एयर हमारे लंग्स को जाता है तो लंग्स से यह जो एयर है इसमें जो ऑक्सीजन है वो ब्लड वेसल में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ये ब्लड के थ्रू जो कि एक पाइप की स्ट्रक्चर में ट्रेवल करती है चारों तरफ हमारी बॉडी में, वो उस ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को जाता है। इस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारी बॉडी में एक सिस्टम होता है जिसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं और इसका एक इंजन होता है जिसको हम हार्ट कह सकते हैं। हार्ट जो है हमारा एक पंपिंग ऑर्गन है, यह जो है प्रेशर से ब्लड को पंप करता है और यह ब्लड जो है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जो कि छोटे छोटे नलियां होती हैं, ट्यूब्स होते हैं, वेसल्स होते हैं, उनमें पंप करता है और ये हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देता है। तो हार्ट जो होता है मस्कुलर ऑर्गन होता है
और हमारी बॉडी में ऑक्सीजन और CO2 मीन्स कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों का ही ट्रांसपोर्ट होता है। हमारे बॉडी में एक साइड से जो है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मीन्स कि जिसमें कि CO2 की मात्रा ज्यादा होती है उसको हार्ट में लाया जाता है, हार्ट से वो लंग में जाता है, लंग में जाके उसमें जो CO2 होती है वो लंग्स को वापस कर देते हैं हम, और जब हम सांस को बाहर छोड़ते हैं तो वो CO2 हमारे सांस के साथ बाहर चली जाती है, और इसी तरह से ये प्रोसेस चलता रहता है। मीन्स कि लंग में जाके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का ऑक्सीजनेशन होता है, जहाँ पे कि हमारा जो ब्लड है वो लंग में जाता है, वहां पे ऑक्सीजनेशन होता है, और ऑक्सीजनेशन होने के बाद हमारे हार्ट को जाता है, और हार्ट जो है इसको पंप करता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में। ऑक्सीजन इंटर द ब्लड इन द लंग। तो यहाँ पे हम ये देखेंगे कि हमारा जो हार्ट होता है वो बस पंपिंग ऑर्गन है, ना कि ब्लड को शुद्ध करने का। ब्लड का शुद्धिकरण जो होता है वो हमारे लंग्स में होता है। तो जो हार्ट होता है वो ब्लड को पंप करता है हमारे बॉडी, पंपिंग ऑर्गन है। पहले तो हार्ट में ब्लड जाता है, वहां से पंप करके लंग को जाता है। लंग में जब जाता है तो यहाँ पे ऑक्सीजनेशन होता है, शुद्धिकरण होता है, और शुद्ध होकर फिर से यह ब्लड जो होता है कि हमारे हार्ट में आता है। यहाँ से जब हार्ट से पंप करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। ये फिगर 6.11 में आप देख सकते हैं। यह जो है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन है ट्रांसपोर्ट का और एक्सचेंज का ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे ब्लड में जो है कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज किस तरह से होता है यहाँ पे हम देख सकते हैं। तो जो पल्मोनरी आर्टरी टू लंग जाती है, और जो ब्लड मीन्स की जो ब्लू कलर का दिखाया गया है, यह जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और ये वेन्स में ट्रेवल करता है, या फिर जिन पाइप्स में ट्रेवल करता है उसको हम वेन्स बोलते हैं। लेकिन जो रेड कलर से दिखाया गया है यह जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मीन्स कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा अच्छी खासी है, और ये हमारे बॉडी पार्ट को जाता है, और ये जिस ट्यूब से ट्रेवल करता है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। मीन्स इन दोनों का नाम हमने अलग अलग इसलिए दिया है कि हम इनको पहचान सकें, लेकिन कलर इनका डिफरेंट होता है। जब ऑक्सीजन नहीं होता है डीऑक्सीजनेटेड तो ये ब्लू कलर की दिखती है, जबकि ऑक्सीजन होता है तो रेड कलर की दिखती है। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ब्लड प्रेशर हम कैसे मापते हैं, इसको हम लोग बाद में देखेंगे। तो यहाँ पे हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया एनिमल्स में, और लिम्फ के बारे में भी देख लेंगे। यह जो है ब्लड की तरह ही लिम्फ वेसल्स में ट्रेवल करता है, और इसका भी फंक्शन जो है शुद्धिकरण ही होता है। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। तो जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है। तो जिस तरह से एनिमल्स में ट्रांसपोर्ट होने के लिए सिस्टम पाए जाते हैं, उसी तरह से प्लांट्स में भी ट्रांसपोर्ट के लिए सिस्टम पाए जाते हैं। इन ट्रांसपोर्ट सिस्टम को जो कि प्लांट्स में पाए जाते हैं हम उसको वैस्कुलर बंडल बोलते हैं। ये जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम से मिलकर बने होते हैं। जाइलम और फ्लोएम से मिलकर ये वैस्कुलर बंडल बने होते हैं। जाइलम में वाटर का ट्रांसपोर्ट होता है, और फ्लोएम में फूड का ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपको पता ही है कि जो प्लांट्स होते हैं वो सीधे किस तरह से मिट्टी में लगे होते हैं। उनकी रूट्स जो होती है मिट्टी के अंदर होती है, उसके ऊपर उनका स्टेम होता है और तना होता है, और उसके बाद जो ब्रांचेज और लीव्स होती है। तो वाटर जो है प्लांट जनरली जो है सॉइल से, मिट्टी में जो उसकी रूट्स होती है उसी के थ्रू वो अपने वाटर को लेता है और वाटर को एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद ट्रांसपिरेशनल पूल थियरी के द्वारा और कोहेशन प्रेशर थियरी, इसके बारे में हम लोग आगे क्लास 11 में पढ़ेंगे। इसके द्वारा वाटर को पूल करके प्लांट्स के ऊपर स्टेम में, और स्टेम से ब्रांचेज और लीव्स तक पहुंचाया जाता है। तो जो ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू की प्लांट्स में इसको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, तो इसको हम लोग जाइलम कहते हैं। यहाँ पे आप इस फोटो में देख सकते हैं कि यह जो प्लांट है इसकी जो रूट्स है यहाँ पे सॉइल में किस तरह से ये
इसकी जो रूट्स है किस तरह से सॉइल में इस तरह से धसी हुई है और यहाँ से ये वाटर को एब्जॉर्ब कर रही है और एब्जॉर्ब करने के बाद जो है कि यह जो रूट्स है यह एब्जॉर्ब कर रही है। एब्जॉर्ब करने के बाद यह जो है स्टेम में वाटर को ले जाया जा रहा है और इस तरह से ये बाहर भी जा रहा है। तो इस तरह से जो है कि वाटर को प्लांट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है और यहाँ पे लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमने अभी देखा था कि स्टोमेटा होते हैं लीव्स में, उनसे एयर जब मीन्स की हवा तो बाहर चलती ही रहती है और जो सनलाइट होता है उसकी प्रेजेंस में वाटर जो है इवेपोरेट होके इस तरह से बाहर निकलता है। तो इस तरह से क्या होता है कि वाटर एब्जॉर्ब होके बाहर निकलता है और इस तरह से वाटर का मूवमेंट होता है। वाटर का जो मूवमेंट होता है वो जो है ट्रांसपीरेशन के द्वारा भी हेल्प किया जाता है वाटर के मूवमेंट में और टेम्परेचर से भी। ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड अदर सब्सटेंसेस किस तरह से होते हैं इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो ट्रांसपोर्ट होता है अदर सब्सटेंसेस का वो किस तरह से होता है यहाँ पे हम देख लेंगे। तो यहाँ पे हम देख लेंगे कि यहाँ पे हम देख लेंगे कि जो फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो किस तरह से होता है। ट्रांसपोर्ट ऑफ जो फूड होता है और अदर सब्सटेंसेज का और मींस की वाटर में जो होते हैं वो मिनरल्स होते हैं वो किस तरह से ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। तो फूड जो होता है तो फूड का सिंथेसिस जो है प्लांट्स में लीव्स में ही होता है और जो प्रोसेस होता है वो फोटोसिंथेसिस का होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के द्वारा फूड को निर्माण किया जाता है, फूड बनाया जाता है लीव्स में और लीव्स में जब ये फूड बन जाता है तो इसको प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यह किस तरह से ट्रांसपोर्ट किया जाता है इसके लिए भी एक ट्यूब सिस्टम होता है जिसको कि हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं, ठीक है, जिसको कि हम वैस्कुलर बंडल कहते हैं। उसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों होते हैं। तो इस तरह से ये होता है। फ्लोएम के द्वारा फूड जो प्लांट्स की लीफ में सिंथेसाइज कर दिया जाता है, प्लांट्स की लीफ में जो फूड सिंथेसाइज किया जाता है वो फ्लोएम्स के द्वारा प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाया जाता है। अब यहाँ पे हम देखेंगे एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन जो होता है वो प्लांट्स में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है यहाँ पे हम देखेंगे। तो एक्सक्रीशन के लिए ह्यूमन बीइंग में देखा जाए तो जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है वो 2 किडनी से मिलकर बना होता है और हमारी किडनी भी जो होती है वो बिन शेप्ड होती है और यहाँ से किडनी, तो यहाँ पे हमने क्या क्या देखा कि जो प्लांट होते हैं उनमें जो गार्ड सेल्स होती है वो भी जो है कि बीन शेप्ड होती है और वहां से जो है कि जब वो फ्लैसिड होती है तो स्टोमा यहाँ पे जो ओपनिंग होती है बंद हो जाती है और जब वो टर्चिज होती है तो ओपनिंग खुल जाती है। यहाँ पे जो हम स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये बीन शेप्ड, ये किडनी है, ये एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। अभी हमने पढ़ा कि जो ह्यूमन बीइंग में जो फूड इनटेक होता है मीन्स की जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग में, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ह्यूमन बीइंग में वो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस होती है वो फूड इनटेक करता है। फूड इनटेक कैसे होता है, एलिमेंट्री कैनाल में आपने देखा कि फूड इनटेक होता है माउथ से बुकल कैविटी, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन और एनस तक जाता है। तो यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में जितना भी फूड डाइजेस्ट हो गया रहता है और उसमें जो भी हमारे काम का होता है सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है और जो वेस्ट होता है उसको किस तरह से रिमूव किया जाता है। लेकिन किडनी में क्या होता है जनरली कि हमारे ब्लड को छाना जाता है, ब्लड को छाना जाता है मींस की फिल्ट्रेशन होता है और फिल्ट्रेशन के थ्रू हमारे जो ब्लड में जो वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है और जो एक्स्ट्रा जितनी भी चीजें मींस की जो भी एक्स्ट्रा वाटर है और जो भी अमोनिया, यूरिया टाइप की चीजें हैं जो कि हमारे बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट हैं और हमारी बॉडी में वो ज्यादा देर तक रहे तो वो नुकसान पहुंचाएगी,
उस सारा कुछ का जो है कि यहाँ पे छन के यहाँ पे फिल्टर होके, और ये जो पाइप होते हैं इनको हम यूरेटर बोलते हैं, और ये जो होता है यूरिनरी ब्लडर होता है और ये यूरेथ्रा होता है, इससे बाहर चली जाती है। तो एक्सक्रीशन जो होता है ह्यूमन बीइंग में आप देख सकते हैं कि किस तरह से होता है। यहाँ पे 2 किडनीज होती है और लेफ्ट यूरेटर राइट यूरेटर होता है, और यहाँ से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यह जो है कि रीनल आर्टरी होती है, यह रीनल आर्टरी होती है। इससे जो है कि हमारा ब्लड आता है और किडनीज में लेफ्ट में और राइट में जाता है, और यहाँ से छन जाता है। छनने के बाद यहाँ से तो यहाँ पे जब ब्लड यहाँ पे जाता है तो यहाँ पे जाता है, छनता है और वापस आता है और यहाँ से चला जाता है। यहाँ भी आता है, अंदर जाता है किडनी में, छन जाता है, फिल्टर होके आता है और फिर यहाँ से चला जाता है। बाकी जो वेस्ट मटेरियल किडनी में छन गया वो इस यूरेटर के थ्रू यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर में आता है और यहाँ से बाहर कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ये स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि एक्सक्रीशन में मदद करते हैं। एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बीइंग्स हमने देख लिया कि किस तरह से होता है। यह जो फिल्ट्रेशन होता है वो किस तरह से वर्क करता है। स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन यहाँ पे दिखाया गया है, तो ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है कि स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन को बनाओ। तो इसको अगर हमने देख के 2-4 बार प्रैक्टिस किया तो ये बहुत आराम से हो जाएगा। तो इसको अभी डिटेल में हम लोग आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम ये देखेंगे कि यह जो स्ट्रक्चर होता है, यह जो स्ट्रक्चर होता है मीन्स की जो किडनी होती है, किडनी के अंदर इस तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। मीन्स की एक किडनी के अंदर इस तरह के बहुत सारे स्ट्रक्चर, ये नेफ्रॉन होते हैं, इसको यूनिट बोलते हैं। इसके अंदर यह जो है ब्लड जा रहा है, यहाँ पे छन रहा है और छन के ये ब्लड आ गया बाहर। अब यहाँ पे जो है वेस्ट जो है हमारा इधर से होते हुए यहाँ से बाहर कर दिया जाता है, और ये जो ब्लड वेसल है यहाँ पे इस तरह से इसमें घूमती हुई जाती है। तो जितने भी ये चीजें छन गई हैं और छनने के बाद भी उसमें अगर कोई चीज हमारे काम की है तो वो फिर से इन ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है रिवर्स एब्जॉर्प्शन के द्वारा। यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि बहुत कभी कभी क्या होता है कि लोगों की किडनी जो है खराब हो जाती है, तो आर्टिफिशियल किडनी से डायलिसिस हीमोडायलिसिस होती है। तो यह जो है हमारे ब्लड को बाहर इस तरह से भेज के इस तरह से डायलिसिस की जाती है। डायलिसिस के थ्रू ब्लड को क्लीन किया जाता है और फिर आता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमने देख लिया कि ह्यूमन बीइंग में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। अब यहाँ पे हम ये देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। अब हम यहाँ पे ये देखेंगे कि प्लांट्स में एक्सक्रीशन किस तरह से होता है। तो जो प्लांट्स होते हैं उनके बारे में हम लोग देख लेते हैं। प्लांट्स यूज completely different strategy for the excretion than those of the animals. Oxygen itself can be thought of as well the waste product generated during photosynthesis. We have discussed earlier how plants deal with the oxygen as well as the CO2. They can get rid of the excess water by the transpiration. For other waste, plant and use the fact that many of their tissue consist of dead cells and that they can even lose some parts such as the leaf. Many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. Waste product may be stored in the leaves and fall off. Other waste products are stored as well. Resin and the gum, especially in the old stem plant, also excrete some waste substances into the soil around them. बहुत सारे प्लांट जो है अपने वेस्ट प्रोडक्ट को अपने सॉइल में भी रिलीज कर देते हैं, और बहुत सारे प्लांट जो होते हैं उनमें वैक्यूल्स में, लीव्स में जो है कि ये लिप्स में स्टोर हो जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे थिंक इट ओवर, आर्गन डोनेशन जो होता है वो किस तरह से होता है। आर्गन डोनेशन जो होता है इज ए जनरस एक्ट of donating an organ to the person who suffer from non-function of the organ. Donation of an organ may be done by the consent of the donor and his/her family. Anyone regardless of the age or the
gender can become an organ and the tissue donor. Organ transplant can save or the transform the life of a person. Transplantation is required because recipient organ has been damaged or has failed by the disease or injury. In organ transplantation, the organ is surgically removed from one person, from the donor, and transplanted to the other person, the recipient. Common transplantation include cornea, kidney, heart, liver, pancreas, lung, intestine, and bone marrow. Most organ and tissue donation occur just after the donor has died or when the doctor declares a person brain dead. But some organs such as kidney, part of the liver, lung, etc. and tissue can be donated while the other donor is alive. तो इस तरह से ऑर्गन डोनेशन किया जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके नेक्स्ट वीडियो में इसमें जितने भी एक्सरसाइज दी हुई है, जो भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से पूछे जाते हैं, उनको भी हम लोग लाइफ प्रोसेसेस जो है इसके कर लेंगे। अभी बोर्ड का एग्जाम आने वाला है जल्द ही, तो इसको जरूर से कर लीजिए। धन्यवाद।